आइए देखा जाए भाई आपका अध्याय 2 कहाँ से कहाँ तक है। दूसरा क्वेश्चन तो धारा 6 से लेकर 25A तक। इसमें जितने दंड न्यायालय हैं, फिर बता दिया जाए भाई, आपका सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग संविधान में प्रावधान है, हाई कोर्ट के लिए अलग संविधान में प्रावधान है। ये आपका एपेक्स कोर्ट कहे जाते हैं, अर्थात उच्चतर या हायर कोर्ट कहे जाते हैं। और ये सीआरपीसी से गवर्न नहीं होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किससे गवर्न होता है? संविधान से। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, निचले न्यायालय, वह आपका कोर्ट ऑफ सेशन से शुरू होते हैं, यानी कि सत्र न्यायालय से, जो जिले में होते हैं। और यहीं से आपका शुरुआत भी करना है, यानी कि जितने न्यायालयों को हमने मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश के जितने न्यायालयों को एक दो दिन पहले बताया था, अब उसी के बारे में अब डिटेल में सेक्शन वाइज चलना है। आइए धारा 6 देखा जाए। दंड न्यायालयों के वर्ग, यानी कि आपका धारा 6 में दंड न्यायालयों का क्लास दिया गया है, वर्ग दिया गया है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। पहले क्वेश्चन का मॉडल समझिए, पहला मॉडल समझिए क्वेश्चन का, तब इसको समझा जाए। पहला मॉडल ये बनता है कि आपका भाई उत्तराखंड जे में पिछली बार ये क्वेश्चन आ चुका है, यानी उत्तराखंड जे में आया था क्वेश्चन। पहला मॉडल ये बनता है कि दंड न्यायालयों का वर्ग किस धारा में दिया गया है, तो आपका जवाब रहेगा धारा 6। दूसरा क्वेश्चन आपका बना है कि कितने प्रकार के दंड न्यायालयों का उल्लेख धारा 6 में किया गया है, तो वह कितने प्रकार के दंड न्यायालय दिए गए हैं? 4। तीसरा क्वेश्चन आपका कि किन किन न्यायालयों को पनिशमेंट कोर्ट के रूप में धारा 6 में मान्यता दी गई है, तो 4 न्यायालयों को अच्छे से तैयार रखना है। पहला आपका कौन सा न्यायालय है? कोर्ट ऑफ सेशन, यानी कि सत्र न्यायालय। दूसरा कौन सा न्यायालय है? तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय, और महानगर क्षेत्र में उत्तराखंड एपीओ में आया भी था, किसके पहले लिए होता है? महानगर मजिस्ट्रेट। इसके बाद तीसरा कौन है आपका? माने दंड न्यायालय, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, यानी कि आपका सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और चौथा आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अब पेरेट की भाषा देखिए, तब क्वेश्चन 3-4 और निकाला जाएगा। इसमें कुछ टेक्निकल क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए भाई आपका उच्च न्यायालयों और इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित वर्गों के दंड न्यायालय होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पहला नियम ये आया कि हाई कोर्ट तो दंड न्यायालय है ही, हाई कोर्ट भी है, इसको अलग कर दिया गया है। और ये जो अलग किया गया है, क्योंकि इसकी स्थापना सीआरपीसी के तहत न होकर किसके तहत हम बताए थे? संविधान के तहत। लेकिन हाई कोर्ट दंड न्यायालय है। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि अन्य विधि के तहत गठित दंड न्यायालय, यानी कि सीआरपीसी के अलावा अगर कोई कानून हो, चाहे विशेष कानून हो या स्थानीय कानून हो, और उस विशेष या स्थानीय कानून के तहत अगर किसी अलग से न्यायालय का गठन कर दिया गया है, तो वह भी दंड न्यायालय है। लेकिन हाई कोर्ट और विशेष तथा स्थानीय विधि के तहत गठित न्यायालयों के अतिरिक्त जो सीआरपीसी के तहत दंड न्यायालय हैं, वह कितने प्रकार के होंगे? 4। अब यहाँ आपका जो क्वेश्चन 2 मॉडल पहले बनता है कि भारत का सबसे बड़ा दंड न्यायालय कौन है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो उच्चतम न्यायालय,
इसकी स्थापना किसके तहत होती है? भारत के संविधान के तहत। दूसरा क्वेश्चन, राज्य का सबसे बड़ा दंड न्यायालय कौन है? तो आपका उच्च न्यायालय मारेंगे, लेकिन उच्च न्यायालय की स्थापना भी किसके तहत? संविधान के तहत। अगर आपका ये पूछे कि सीआरपीसी के तहत गठित सबसे बड़ा दंड न्यायालय कौन है, तो हाई कोर्ट न मार दीजिएगा। सीआरपीसी के तहत गठित सबसे बड़ा दंड न्यायालय कौन होगा? तो वह न्यायालय कौन है? कोर्ट ऑफ सेशन या सत्र न्यायालय। अब देखिए, अब आपका चौथा पॉइंट से पहले उठाइए, यहीं से आपका गलती होता है। चौथे पॉइंट से इसलिए हम उठा रहे हैं कि कई लोग ये भूल जाते हैं पढ़ते समय कि क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट दंड न्यायालय या पनिशमेंट कोर्ट है कि नहीं? तो आपका जवाब रहेगा है, क्योंकि इसका उल्लेख आपका धारा 6 में आपका किया गया है। और किस खंड में किया गया है? चौथे खंड। तो अब जो क्वेश्चन का मॉडल बनता है वो बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन दंड न्यायालय है? दे देगा सत्र न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, इनमें से उपर्युक्त सभी दे देगा। तो आपका जवाब रहेगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि जो 4 नाम हमने बताए हैं उसमें से सभी नाम इस ऑप्शन में क्या है। दूसरा क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से कौन दंड न्यायालय धारा 6 के तहत नहीं है? यही गलती होगी। तो आपका कौन दंड न्यायालय नहीं है? तो मान लीजिए दे दिया सत्र न्यायालय है ही, आपका प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट दे दिया, ये भी है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट दे दिया, ये भी है, और दे दिया आपका सहायक सत्र न्यायाधीश। तो आपका अब ये लिस्ट हमेशा याद रखिए। अब क्या धारा 6 में जो दंड न्यायालयों की लिस्ट दी गई है, क्या इस लिस्ट में सहायक सत्र न्यायाधीश असिस्टेंट सेशन जज का क्या उल्लेख किया गया है कि नहीं? नहीं किया गया है। अतः अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि कौन धारा 6 के तहत दंड न्यायालय में शामिल नहीं है, तो आपका कौन शामिल नहीं है? सहायक। इसके अलावा आ सकता है आपका अपर सत्र न्यायाधीश। कौन आ सकता है? अपर या अतिरिक्त। इसके बाद किसका नाम नहीं है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसके बाद आपका अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इनका भी नाम नहीं है। यानी कि अगर इस लिस्ट में हम देखें तो सत्र न्यायालय का तो नाम है, लेकिन किसका नाम न्यायाधीशों में नहीं है? सहायक सत्र न्यायाधीश। और किसका? अपर। प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का तो नाम है, लेकिन किसका नाम गायब है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। और किसका? आपका अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट का नाम है। तो जो आपका बेर भाषा से जो गलती होती है कि धारा 6 के तहत कौन दंड न्यायालय है या कौन नहीं है, नहीं वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। नहीं वाला क्वेश्चन जब भी करिए, इन चारों न्यायालयों को याद करिए, और इसके बाहर जो भी कोर्ट आपको मिले वह धारा 6 के तहत दंड न्यायालय नहीं है। तो इसके बाहर कौन कौन आ सकता है ऑप्शन में? अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, और कौन आ सकता है? अपर सत्र न्यायाधीश, और कौन? सहायक। ये दंड न्यायालय धारा 6 में है कि नहीं? नहीं। अब आप ये कहेंगे कि भाई इनको भी सजा देने का हक है, ये भी विचारण अपराधों का करते हैं, तो क्यों इन्हें दंड न्यायालयों के वर्ग से बाहर रखा गया है? तो आपका सहायक सत्र न्यायाधीश 10 साल सजा दे सकता है, अपर जो सत्र न्यायाधीश है कोई भी सजा दे सकता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कितना दे सकता है? 7 साल, और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी 7 साल। तो आखिर दंड न्यायालयों के श्रेणी से धारा 6 में
इन्हें क्यों नहीं रखा गया है? इसका कारण ये है कि जो अपर सत्र न्यायाधीश हैं या सहायक सत्र न्यायाधीश हैं, वह उन्हीं मामलों का विचारण करते हैं जिन्हें सत्र न्यायालय या तो उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय विशेष या सामान्य आदेश द्वारा सौंपे। यानी कि इनको स्वतः मामला अपर सत्र न्यायाधीश और सहायक सत्र न्यायाधीश को स्वतः कोई मामला नहीं मिलता। इनको विचारण के लिए मामला तब मिलता है जब इन्हें मामला सौंपा जाए, और कौन सौंपे? या तो हाई कोर्ट विशेष आदेश देकर, या आपका कह सकते हैं सत्र न्यायालय साधारण या विशेष। इसलिए इनका नाम श्रेणी में नहीं रखा गया। दूसरा, लेकिन ये दंड न्यायालय है, दंड देते हैं, ये नहीं कह दीजिएगा भाई कटघरी में नाम नहीं है, लेकिन ये ना कह दीजिएगा कि सजा ही नहीं देते। धारा 28 में और 29 में इनका उल्लेख भी है, ये सजा भी देते हैं, लेकिन नाम क्यों नहीं रखा गया, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि भाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तो मजिस्ट्रेटों का हेड होता है और इनका नाम ही क्यों नहीं रखा गया? तो इसका भी कारण है कि जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाए जाते हैं, वह किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को ही प्रमोशन करके मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाया जाता है। अतः इनका भी नाम यहाँ से क्या कर दिया गया है, गायब। आप कह सकते हैं कि इन लोगों का भी नाम दे देना चाहिए, लेकिन कानून में नहीं दिया गया है। तो आपका फिर एक बार लास्ट में याद रखिए, दंड न्यायालय कितने प्रकार के धारा 6 में दिए गए हैं? 4। और कौन कौन है, इसको रट कर जाइए। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं ही, द्वितीय वर्ग भी हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट पर अटैक करना है, ये भी दंड न्यायालय है, सत्र न्यायालय है। लेकिन धारा 6 में 4 आपका 2 न्यायाधीश और 2 मजिस्ट्रेटों के नामों का उल्लेख। आइए धारा 7 देखा जाए, प्रादेशिक खंड। आपका एक क्वेश्चन एमपी में बना है, प्रादेशिक खंड के बारे में किस धारा में प्रावधान? तो धारा 7 में प्रावधान दिया गया है। तो प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा या उसमें सेशन खंड होंगे, और इस संहिता के प्रयोजन के लिए प्रत्येक सेशन खंड एक जिला होंगे या उनमें जिले होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपका कह सकते हैं कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से आपका सेशन खंडों और जिलों की सीमाओं इत्यादि का स्थापन निर्धारण करेगी। यानी कि मुख्य रूप से आपका एक लाइन का इसमें ये हुआ, पूरा नहीं पढ़ना, कि प्रादेशिक आपका खंड कहाँ दिया गया है? तो धारा 7 में। अब पूरा राज्य एक सेशन खंड माना जा सकता है। इसका मतलब कि अगर कोई राज्य छोटा है तो पूरे राज्य को एक सेशन खंड मान लिया जाएगा और वह जिला मान लिया जाएगा। और सत्र न्यायाधीश कितने होंगे? केवल एक। या राज्य बड़ा है तो राज्य को कई सेशन खंडों में क्या किया जाएगा? बांट दिया जाएगा, और प्रत्येक सेशन खंड इस संहिता के लिए एक जिला मान लिया जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में है, बहुत बड़ा है उत्तर प्रदेश, तो कई सेशन खंड बना दिए गए हैं। प्रयागराज हुआ, प्रतापगढ़ हुआ, बनारस हुआ, और प्रत्येक सेशन खंड को क्या माना गया है? एक जिला। यानी कि उसको इस संहिता के तहत अलग से क्या मान लिया गया? जिला। अब सेशन खंड, इसके बाद आपका धारा 8 आती है। धारा 8 से एक क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ज़्यादा बने। इसको जब भी धारा 8 को पढ़िए, थोड़ा सतर्क होकर पढ़ना है। पहले 2K पढ़िएगा, तब धारा 8 पढ़िएगा, तब आपका इसमें मजिस्ट्रेट पढ़िएगा। ध्यान से देखिए भाई, सबसे पहले जब भी धारा 8 पढ़िए तो सबसे पहले जो परिभाषा वाली धारा है 2K को उठाइएगा। 2K में मेट्रोपॉलिटन एरिया या महानगर क्षेत्र परिभाषित पूछा जा चुका है प्री में भी।
कि महानगर क्षेत्र कहाँ परिभाषित है, तो 2K में। महानगर क्षेत्र कौन होगा, तो ऐसी दशा में महानगर क्षेत्र वह होगा जिसे धारा 8 के तहत यानी कि सीआरपीसी के सेक्शन 8 के तहत महानगर क्षेत्र घोषित किया गया हो या घोषित समझा गया हो। तो दो शब्द आए, या तो घोषित किया गया हो या घोषित क्या किया गया हो, समझा गया हो। तो बताइए, समझा गया हो कई बार बताया गया, समझ लिया जाता है यानी कि समझा गया हो मतलब माना गया हो। माना गया हो का मतलब यह है कि घोषित तो नहीं किया गया, लेकिन सीआरपीसी उस एरिया को महानगर क्षेत्र मान लेती है। भले सरकार ने घोषित, तो कौन, पहले इसी पर अटैक किया जाए, कौन कौन ऐसे शहर हैं जो मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित सीआरपीसी के तहत समझे जाएंगे, तो वह 4 शहर याद रखिए: मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद। फिर एक बार देखिए, यानी कि टोटल 4 शहर आपका सीआरपीसी द्वारा ही महानगर क्षेत्र घोषित कर दिए गए हैं। कौन कौन है वह क्षेत्र? मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और एक और याद रखिए, कौन सा? अहमदाबाद। अभी हम इसका इतिहास बताते हैं आपका। देखिए, अंग्रेजों के ज़माने में जो आप ये महानगर क्षेत्र देख रहे हैं, ये महानगर क्षेत्र न कहलाकर प्रेसिडेंसी नगर कहलाते थे। फिर याद रखिए, अंग्रेजों के समय में जो प्रेसिडेंसी नगर थे, उसे जब भारत आज़ाद हो गया, नई सीआरपीसी बन गई, तो उसको अब प्रेसिडेंसी नगर नहीं, अब उसको क्या कहा जाने लगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया। और अंग्रेजों के ज़माने के जो 4 शहर थे मुख्य रूप से, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद, सीआरपीसी की धारा 8 के तहत उन्हें महानगर क्षेत्र मान लिया गया। घोषणा की आवश्यकता सरकार की नहीं। लेकिन अन्य क्षेत्रों के लिए क्या है? अन्य क्षेत्रों के लिए ये है कि आबादी 10 लाख से क्या हो, अधिक हो, और प्लस राज्य सरकार इसकी क्या करे? घोषणा। तो महानगर क्षेत्र की घोषणा को किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार द्वारा। आबादी कितनी होनी चाहिए? तो 10 लाख से क्या हो, अधिक हो। क्या इलाहाबाद यानी कि अब प्रयागराज महानगर क्षेत्र है कि नहीं? तो आबादी 10 लाख से अधिक है, लेकिन एक कमी रह गई है। किसने नहीं घोषित किया है? आपका स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि केवल आबादी से कोई एरिया या नगर महानगर क्षेत्र नहीं हो जाता। इसके लिए यह आवश्यक है कि राज्य सरकार क्या करे? उसे महानगर क्षेत्र घोषित। महानगर क्षेत्र जैसे ही घोषित होगा, उसका दुष्परिणाम भी हमें देखना है। सारे टैक्स पहले तो बढ़ जाएंगे, यानी कि जितना हाउस टैक्स इत्यादि हैं बढ़ जाएंगे, आपका मकान का रेट बढ़ जाएगा और तमाम चीज़ों में बढ़ोतरी हो जाएगी, किराया भी बढ़ जाएगा, सुविधाएं भी बढ़ जाएंगी, और आप कहीं दुकान नहीं खोल सकते। आपका जो आवासीय इलाके हैं, वहाँ आपको दुकान खोलने की इजाज़त नहीं दी जाती। यानी कि दुकान कहाँ खोलेंगे निर्धारित किया जाता है। आपका तमाम रोड चौड़ी होंगी, बिजली व्यवस्था, पानी, सड़कें, सब आपका विकास किया जाता है। और यहाँ चूंकि शहरों में आपका टेक्निकल अपराध ज़्यादा होते हैं, अतः यह महानगर क्षेत्र के जो मजिस्ट्रेट हैं, उनका नाम भी भिन्न रखा गया है। यानी कि जो महानगर क्षेत्रों में न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, फिर एक बार याद रखिए, उनका जो नाम है वह अलग रहता है। एक और इसमें देखना है, जो महानगर क्षेत्र होते हैं, आपका ये भी सतर्क रखना है कि वहाँ आपका आयुक्त, माने वहाँ आपका जो पुलिस अधिकारी होते हैं,
उन्हें कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी जाती हैं और वहां आपका माने आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी शासन को अच्छे ढंग से लागू करने के लिए कुछ जिलों को अब क्या घोषित कर दिया है, कमिश्नरी यानी कि आपका घोषित किया गया। वहाँ पुलिस को क्या दे दिया गया है, जो पुलिस अधिकारी थे उनको आपका कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्ति दी गई। आयुक्त कहा जाता है, पुलिस कमिश्नर तो अलग बात है, पुलिस कमिश्नर बनाया जाता है, पुलिस आयुक्त। कितने देखिए जीएस में आता है भाई आपका, एक तो लखनऊ है, दूसरा आपका शायद कानपुर है। गौतम बुद्ध नगर है, 3 और 4 5 शायद घोषित किया गया, हमें याद नहीं आ रहा है। अब हमें याद नहीं आ रहा है लेकिन आपका घोषित किया गया। अगर देखिए इसको हम बता देंगे, याद आएगा तो। आगे देखिए भाई, यानी कि पहला यहाँ मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो देखिए, यहाँ अगर महानगर क्षेत्र से भिन्न जिला है तो वहाँ न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाते हैं आपका। और महानगर क्षेत्र है तो वहाँ के न्यायिक मजिस्ट्रेटों को महानगर मजिस्ट्रेट कहा जाता है। और उनका नाम जानिए भाई, न्यायाधीशों के नामों में अंतर नहीं आता, मजिस्ट्रेटों के नामों में क्या आता है। तो पहला जो मजिस्ट्रेटों का आवास होता है न्यायिक मजिस्ट्रेटों का, उसे कहते हैं मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ये मजिस्ट्रेटों में हेड होगा महानगर में। इसके थोड़ा पैरल ही रहता है नीचे हल्का सा, अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, एडिशनल आपका चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। इसके जो नीचे होता है वह मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है, महानगर मजिस्ट्रेट होता है सबसे नीचे। और आपका जिले में फिर बता दिया जाए, जिले में जो नाम है माने महानगर के अलावा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये महानगर में होंगे कि महानगर से बाहर। बाहर तो आपका भाई पूछा जाता है कौन किसके पैरल है, तो आपका बताया भी गया था। तो धारा 8 समाप्त हो गई। अब आइए धारा 9। धारा 9 से भी आपका बार बार क्वेश्चन आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है भाई। यानी कि जहाँ तक सेक्शन 9 की बात है, धारा 9 से लगातार क्वेश्चन आ रहा है। यूपी से लेकर और एमपी तक तमाम राज्यों में क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि कोर्ट ऑफ सेशन, यानी कि पहले कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में समझिए। कई बार मैं बता भी चुका हूँ, सत्र न्यायालय के बारे में पहले सामान्य बातें समझिए भाई। आपका एमपी में भी पिछली बार आया था, आपका उत्तराखंड में भी आया था ये क्वेश्चन। कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में समझिए, सेशन कोर्ट न कह दीजिएगा, सत्र न्यायालय। सबसे पहले ये पूछा गया था कि आपका अधीनस्थ न्यायालयों में सबसे बड़ा न्यायालय क्रिमिनल न्यायालय कौन होता है, तो वह क्या मार कर आएंगे, कोर्ट ऑफ सेशन। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है उसमें सबसे बड़ा न्यायालय कौन होता है, कोर्ट ऑफ सेशन या सत्र न्यायालय। सत्र न्यायालय की स्थापना आपका कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, राज्य सरकार करती है। लेकिन सत्र न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है वह राज्य सरकार नहीं करती, उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। नियुक्ति के लिए हम अभी आपका जो एचजेएस की परीक्षा होती है वे पहुंचते हैं कोर्ट ऑफ सेशन, सत्र न्यायालय। तीसरा पॉइंट, सत्र न्यायालय की स्थापना का प्रावधान सीआरपीसी की किस धारा में है। कई बार तो सेक्शन ही पूछ ले रहा है, तो कौन सी धारा मार कर आएंगे, 9 भाई, याद करके जाइएगा कौन सी धारा, 9। अभी हम डायरेक्ट बताते हैं, पहले और को रिलेट किया जाए भाई। जैसे ही स्थापना के बारे में पूछे
वैसे ही आपको दो तीन, एक तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना याद रखना है, दूसरा हाई कोर्ट की स्थापना, और तीसरा किसकी स्थापना, सत्र न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान की धारा किस अनुच्छेद में, संविधान के 124। हाई कोर्ट के बारे में 214, स्थापना गठन 216 में, गठन नहीं, किसके बारे में हम बता रहे हैं। और सत्र न्यायालय की स्थापना ये संविधान से नहीं गवर्न होगा, किससे होगा, सीआरपीसी की किस धारा से, 9। तो आपका सत्र न्यायालय के बारे में अब यही थोड़ा बेयर एक्ट जानने से पहले थोड़ा डिटेल में जानिए, तब हम बेयर एक्ट पढ़ाएंगे, अभी नहीं। सत्र न्यायालय जिले का आपका सीआरपीसी के तहत गठित सबसे बड़ा न्यायालय होता है। ये उत्तराखंड में इस बार आया भी था जे में, कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में। सत्र न्यायालय धारा 6, अब धारा वाइज एक बार देख लिया जाए तब धारा 6 पढ़िएगा, धारा 9 पढ़िएगा, धारा आपका 26 पढ़ना है, धारा 28 पढ़ना है, कम से कम 4 धाराएं तो जरूर पढ़िए, और अंत में 225 से लेकर आपका 237। फिर एक बार इसको देखिए एक लाइन। तो धारा 6 बताती है कि दंड न्यायालयों में जो सबसे पहला वर्ग सीआरपीसी में दिया गया है वह सत्र न्यायालय ही दिया गया है, कोर्ट ऑफ सेशन। धारा 9 सत्र न्यायालय की स्थापना की बात करती है। धारा 26 बताती है कि सत्र न्यायालय आईपीसी के तहत दिए गए सभी अपराधों का विचारण करने की क्षमता रखता है। और धारा 28 कहती है कि सत्र न्यायालय कितनी सजा दे सकता है। तो अभी एक दो दिन पहले ही बताया गया था कितनी सजा दे सकता है, तो विधि द्वारा प्राधिकृत या विहित कोई भी दंडादेश। लेकिन अगर मृत्यु दंड देता है तो उसकी पुष्टि किसके द्वारा होनी चाहिए, तो किसके द्वारा बताया गया था, हाई कोर्ट बताया गया था, और चार्ट भी बनाया गया था। फिर एक बार याद रखिए, तो सत्र न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार करेगी, लेकिन इसमें न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य सरकार नहीं करेगी, उच्च न्यायालय करेगा। अब नियुक्ति के लिए आपका एक अनुच्छेद और पढ़ना पड़ेगा, आपका वह जो अनुच्छेद है, तो सीआरपीसी की धारा 9 पढ़िएगा, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 232 पढ़िएगा, यही है ना, 35, 34, 35। एक बार देखिए तो 35 है कि 34, हल्का सा में भी, हाँ जिला न्यायाधीश 233 है, 34 में मजिस्ट्रेट, 35 में दोनों पर कंट्रोल, और 36 में आपका परिभाषा जो बिहार पूछा था, और 37 में निर्वचन। ठीक है भाई, 233 देखिए आपका, जब भी सीआरपीसी की धारा 9 पढ़िए तो एक संविधान का अनुच्छेद भी आपको पढ़ना पड़ेगा, 233, 233, जिसमें कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। अब इनकी नियुक्ति आपका कैसे होती है, अब बेयर एक्ट पहले देखिए धारा 9 का, तब और चीजें हम बताते हैं। और एक केस आपका याद रखना है, रंग मोहम्मद बनाम असम राज्य का। देखिए बेयर एक्ट भाई, पहला खंड देखिए धारा 9 का, राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सत्र न्यायालय की स्थापना का कार्य किसको सौंपा गया है, हाई कोर्ट करता है कि राज्य सरकार, राज्य सरकार। दूसरा खंड देखिए, प्रत्येक सेशन न्यायालय में एक न्यायाधीश पीठासीन होगा जो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यानी कि ऐसे कोर्ट ऑफ सेशन में एक न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, दूसरे खंड के तहत उच्च न्यायालय। यही आपका असम राज्य बनाम
रंग मोहम्मद का केस देखना है। ये विवाद उत्पन्न हुआ कि आखिर राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है कि हाई कोर्ट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट ये बात बताई कि प्रारंभिक नियुक्ति तो राज्यपाल ही करता है, लेकिन उसके बाद पूरा कंट्रोल इन पर कौन करता है? उच्च न्यायालय। भाई अगर हम देखें तो चाहे पीसीआई हो, एपीओ हो, कोई भी हो, प्रारंभिक नियुक्ति तो इनकी कौन करता है? किसका साइन के बाद नियुक्ति होती है? राज्यपाल की। तो राज्यपाल तो ठप्पा ही तो मारते हैं, कोई ये थोड़े कि लिस्ट देखते हैं। लिस्ट गई और उनको क्या कर देना है? साइन कर देना और ठप्पा मार देना है। भाई जिनकी लिस्ट फाइनल हो गई उन्हीं की तो भेजी जाएगी। तो जो हायर जुडिशरी का एग्जाम होता है, उसका एग्जाम हुआ, प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ, हाई कोर्ट कराया, हाई कोर्ट सेलेक्टेड लोगों की लिस्ट बनाया, लिस्ट बनाकर भेज दिया राज्यपाल को, और राज्यपाल ने इनको क्या कर दिया? ओके कर दिया। तो राज्यपाल केवल नाम मात्र के लिए बीच में आए और कोई काम नहीं है, आनाकानी नहीं कर सकते। लेकिन ये बात तो सही है कि प्रारंभिक नियुक्ति किसने की? राज्यपाल। यही आपका रंग मोहम्मद के केस में उच्चतम न्यायालय ने क्या किया बताया। लेकिन आपका फिर याद रखिए, आपका नियुक्ति पूछे तो उच्च न्यायालय मारिएगा, एचजेएस की परीक्षा से या प्रमोशन से। तीसरा खंड देखिए, उच्च न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीशों और सहायक सत्र न्यायाधीशों को भी सत्र न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकता है। यानी कि उच्च न्यायालय चाहे तो आपका एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज, यानी कि अपर सत्र न्यायाधीश या सहायक सत्र न्यायाधीश को किस रूप में बना सकता है काम करने के लिए? तो आपका सत्र न्यायाधीश। अगला देखिए भाई, आपका चौथा देखिए, उच्च न्यायालय द्वारा एक सेशन खंड के सेशन न्यायाधीश को दूसरे खंड का अपर सेशन न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि उच्च न्यायालय एक जिले से कहाँ ट्रांसफर करता है इन लोगों को? दूसरे, यानी एक जिले से दूसरे जिले तक ट्रांसफर करने का हक किसको है? उच्च न्यायालय को। और जो सत्र न्यायाधीश हैं, तो हो सकता है कि उच्च न्यायालय उन्हें दूसरे जिले में सत्र न्यायाधीश न बनाकर क्या बना दे? अपर अपर सत्र न्यायाधीश। देखिए, अपर और सत्र न्यायाधीश दोनों समान हैसियत में होते हैं, उनकी हैसियत क्या है? समान है। जहाँ भी अपर आए, जैसे डीएम और एडीएम, ये कैसी हैसियत में है? समान। लेकिन एडीएम को वही कार्य मिलता है जो डीएम सौंपे या राज्य सरकार सौंपे। उसी प्रकार अपर सत्र न्यायाधीश को, भले वो सत्र न्यायाधीश के पैरल हो, लेकिन वह निठल्ला बैठा रहेगा, उसको कार्य तभी मिलेगा जब सत्र न्यायालय सौंपे या हाई कोर्ट कहे कि ये मामले आप देखेंगे। अगला देखिए, आपका पांचवा, जहाँ किसी सत्र न्यायाधीश का पद रिक्त हो, यानी कि पद खाली हो, वहाँ उच्च न्यायालय किसी ऐसे अर्जेंट आवेदन के जो उस सत्र न्यायालय के समक्ष किया जाता है या लंबित है, अपर या सहायक सत्र न्यायाधीश द्वारा, और ये भी नहीं है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आपका कह सकता है, या आप कह सकते हैं कि ये काम करिए। यानी कि ये भी हो सकता है, पूछ ले भाई, ध्यान से देखिए आपका। भाई सत्य न्यायाधीश है तो काम करे, अब सत्य न्यायाधीश नहीं है, तब उच्च न्यायालय किसी को सत्य न्यायाधीश का कार्य तो सौंपेगा ही। तो किसको सौंपेगा? पहले अपर को। अपर भी उस समय न हो तो इसके नीचे कौन है? सहायक। और सहायक भी न हो तब आपका किसको सौंपा जाएगा? मुख्य न्यायिक। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सत्र न्यायाधीश का कार्य सौंपा जा सकता है? तो आप क्या मारेंगे? सौंपा जा सकता है, लेकिन कब? जब हाई कोर्ट क्या करे? सौंपे। लेकिन कब हाई कोर्ट सौंपता है? जब कौन कौन अनुपस्थित हो। आपका कह सकते हैं कि सत्र न्यायाधीश भी न हो, अपर भी न हो, सहायक। तो सीजीएम किसके पद पर आसीन हो जाएगा? सत्य न्यायाधीश।
अब वो जब उस समय कार्य करेगा तो सत्य न्यायाधीश को जितना पावर था, अब सीजीएम उतना पावर क्या करेगा। अब ये ना कहिएगा जैसे कि अब क्रम बनाइए तो राष्ट्रपति में, जब राष्ट्रपति न रहे तो राष्ट्रपति के कार्य को कौन देखेगा, उपराष्ट्रपति भी न रहे तो उनके कार्य को कौन देखेगा, तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति। और वो भी न रहे तो उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, यानी कि टोटल 34 न्यायाधीश हैं, तो मुख्य न्यायमूर्ति को हटा दीजिए, 33 बचेंगे। तो इनमें से जो वरिष्ठतम होगा वह राष्ट्रपति के कार्यभार को क्या करेगा, संभाले। उसी प्रकार सीजीएम तक के लोग संभाल सकते हैं यहाँ भी, लेकिन कब, जब ऊपर वाले हों कि न हो, न हो। ये नहीं कि अगला देखिए भाई, लास्ट आपका, सत्र न्यायालय सामान्यतः बैठक पूछा नहीं जाता। आपका बैठक से क्वेश्चन नहीं बनता है, यानी कि जो धारा 9 में मुख्य प्रावधान था वह आपका समाप्त हो गया। अगली क्लास आपका कल चलेगी भाई, थोड़ा व्यस्तता के कारण बहुत ज़्यादा। तो अगली क्लास आपका कल भाई पुलिस एक्ट में लिखवाया जाएगा और सीआरपीसी में आपका लेक्चर